गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्रगण। आप सबके लिए स्टडी विद पंकज फिर से उपस्थित हैं। क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 रेसों से वस्त्र तक। आपको जैसा कि पता है, भेड़, बकरी, ऊँट, याक और अन्य जंतुओं में से हमें ऊन की प्राप्ति होती है। ऊन तथा रेशम कीट को कोकून, जिसको कहते रेशम फाइबर प्राप्त होता है ना। बोम्बोमोरैक्स नाम है उसका जूलॉजिकल नाम। ऊन और रेशम जो होता है उसको जातवर्त रेशा कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग मित्र और देखते हैं कि हमारे देश में अनेक भागों ऊन के लिए भेड़ के नस्ल पाए जाते हैं। स्वेटर शॉल बनाने के लिए उपयोग ऊन लंबी प्रकार की प्राप्ति होती है। इससे सबसे पहले भेड़ के त्वचा वाले बाल को उतार कर अभिवर्जन किया जाता है, छटाई किया जाता है और उसके बाद उसे सुखाकर काटा जाता है जिससे कि वो बन सके, जिससे हमें क्या प्राप्त हो, ऊन प्राप्त हो सके। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के पालन, रेशम कीट को उसको सेरीकल्चर कहते हैं। पूछेगा रेशम कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? तो रेशम के कीट। फिर रेशम के कीट अपना जीवन चक्र है ना, चक्र में पतले तार के रूप में प्रोटीन से बनाकर स्रावित करता है। यह कठोर होकर सूख जाता है और रेशम बन जाता है। आप लोग आगे जानते ही होंगे कि रेशम के कीट कोकून के रेशम से अलग होकर वो उनका अनुसंधान होता है और वो फिर प्राप्त होते हैं और उसे धागा बनाकर रीलिंग किया जाता है। धागा बनाकर उसको रीलिंग किया जाता है और विश्व में पहला स्थान चाइना का है। किसका? चाइना का है। आप लोग जानते हैं किसी भी प्रकार के कारीगर उद्योग के खतरनाक जोखिम वाला व्यवसाय झेलने को संकट कहलाता है। जैसे ऊन के जो होते काम करने के लिए उसको ना एंथ्रेक्स नामक जीवाणु संक्रमित हो जाता है, जिसे सोट्स रोग कहते हैं। पूछेगा आपसे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु कैसे हैं? जोखिम वाला काम से ये किससे होता है? ये जीवाणु से होता है। यह एक घातक रोग है, ये घातक रक्त रोग है, ब्लड। रेशम की खोज सबसे पहले चाइना में हुआ। ये फाइबर प्रोटीन होता है। त्वचा के निकटता विषय तंतु मुलायम बाल हो जाए तो ऊन, उसको ना कर्तिका ऊन कहते हैं। आप लोग थोड़ा सा आराम से इसे पढ़ेंगे, फिर हम इससे जुड़े आपके कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगे। ऊन प्राप्ति के लिए निम्न जंतु जैसे याक, भेड़, अंगोरा, बकरी, ऊँट, लामा, एल्फोंसा, पशमीना, ये बकरी की प्रकार है पशमीना। अब मित्र हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस, भेड़ के किस नस्ल से, लिखा हुआ है भेड़ के किस नस्ल से अच्छी गुणवत्ता का ऊन प्राप्त होता है। अब आप देखिए, हम ऊपर आपको पढ़ाए नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको क्वेश्चंस देते हैं, बताते हैं कि लोही नामक जो भेड़ है वो बहुत अच्छा ऊन देता है। आगे बढ़ते हैं मित्र। अंगोरा, लिखा हुआ अंगोरा नस्ल की बकरी पाई जाती हैं। जो अंगोरा नस्ल की बकरियां वो J&K की पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं मित्र। भेड़ों के मारवाड़ी नस्ल किससे कहा जाता है? सॉरी, जहाँ रहता है लोग उसी को कहता है, यानी कि मारवाड़ी गुजरात में। अभी आप लोग बताए थे। रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर। पीसी कल्चर होता है मछली पालन के, एपी कल्चर होता है मधुमक्खी पालन के, और सिलीवी कल्चर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। आगे अगला क्वेश्चन है, ऊन संसाधन का अंतिम चरण क्या है? ऊन का अंतिम चरण क्या है? ऊन कैसे प्राप्त है? ऊन हमें रीलिंग से प्राप्त होता है। रीलिंग में होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। रेशम के कैटरपिलर और लार्वा का सही विकल्प आपको बताना है ना। तो केवल क्या है वो देखिए, कैटरपिलर में होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं इसी चैप्टर से जुड़े कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन।
7वां नंबर क्वेश्चन है मित्र, जो आपके सामने कि निम्नलिखित तो ऊन की प्राप्ति नहीं होती। ऊन की प्राप्ति किससे नहीं होती है? तो कुत्तों से नहीं होता है, बाकी सबसे होता है, याक से, बकरी से, इससे। इसमें था पशमीना, याद करिए। आगे जंतुओं से प्राप्त रेशा कहलाते हैं। जंतुओं से प्राप्त रेशा क्या कहलाता है? इसको जानतर भी बोलते हैं, जानतर, ठीक है, क्या बोलते हैं? जानतर। अगला क्वेश्चन है मित्र, लिखा हुआ है कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले ऊनी जंतु हैं। ऊनी जंतु कौन से हैं दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते? उसको लामा एवं एल्पेका बोला जाता है, वहाँ के जो जंतु हैं। याक, याक से जो ऊन प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है? याक वाला बहुत गर्म होता है, और इसी को हम लोग ना तिब्बत एवं लद्दाख ना बोलते हैं, लहासा मार्केट, यही लहासा है तिब्बत वाले लोग। अगला है कि रेशम, भारत में रेशम की खोज कहाँ हुई? रेशम की खोज इन सब में से कहाँ हुई थी? रेशम की खोज चाइना में हुआ था। उसके बाद हम लोग ना इसका सही क्रम को मिलाएंगे कि रेशम का सही अवस्था बताना है आपको। रेशम का सही अवस्था है कि पहले अंडा आएगा, फिर लार्वा आएगा, फिर प्यूपा आएगा, फिर रेशम आएगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है कोकून, है ना, कोकून से रेशम निकालने की क्रिया कहलाती है। कोकून से रेशम निकालने की क्रिया को हम लोग रीलिंग कहते हैं। इसके बारे में हमने आपको छोटा सा एक क्लू भी दे रही है, देख लीजिए। रीलिंग मशीनों के द्वारा किया जाता है ना। कोकून से फाइबर निकलता है, रेशम, फिर रेशम से फाइबर की कताई की जाती है और उससे धागा प्राप्त होता है। अब पूछता है कि क्या एनसीईआरटी पढ़ने से नौकरी लग जाएगी? एनसीईआरटी वो चीज़ें होती है जो सबको नहीं आता है, और जिसको आता है उसको नौकरी दे जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि सिल्क रूट संबंधित है। ये कनिष्क वाला है ना, ये चाइना से। रेशम कीट के पालन में कौन से वृक्ष की आवश्यकता होती है? रेशम कीट वाले ना शहतूत के पत्ता, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि रेशम कीट में कैटरपिलर पत्तियों को चबाकर, शहतूत के पत्ते को चबाकर खाता है और उससे बड़े होकर कोकून में परिवर्तन होती है। इसी को रेशम उत्पाद कहते हैं। रेशम है, रेशम क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है रेशम क्या है? रेशम एक प्रकार का प्रोटीन का उत्पादक बनता है, ठीक है। अगला है कैटरपिलर है। कैटरपिलर क्या है ना, कैटरपिलर एक लार्वा है। यहाँ पे लिखा हुआ मादा रेशम अंडा देती है, जिससे लार्वा निकलकर कैटरपिलर या झिल्ली या रेशम कीट बनता है। अब यहाँ है नाइलॉन है। अब नाइलॉन क्या है वो हम लोग अभी अभी देखते हैं। नाइलॉन क्या है ना, नाइलॉन एक पॉली एमाइडेड है। पॉली एमाइडेड, इथिलीन नहीं है। बहुत सारे लोग लगाता है कच्चे पौधे पकाने में। अगला है कि नाइलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? नाइलॉन बनाने के लिए एडिपिक एसिड है। अगला है यहाँ पे प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ के बारे में कि एक बहुलक है जिससे व्युत्पन्न होती है ना, जिससे व्युत्पन्न होती है आइसोप्रीन। क्या? आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। देखिए पेट्रोल किसका किस, इसमें ना टेट्रा लेड है ना, टेट्रा एनिली लेड। ये डीडीटी एक कीटनाशक दवा है। नाइट्रोटोल्यूइन भी और ब्यूटेन, आपको पता है पेट्रोल उसमें गैस में होता है ना। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। पोलोथीन प्राप्त होता है। पोलोथीन किससे प्राप्त होता है? पोलोथीन प्राप्त होता है हमें एथिलीन के बहुलीकरण से। फिर आगे क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति रेशा है। प्राकृतिक वनस्पति रेशा है। प्राकृतिक वनस्पति रेशा नायलॉन है। फिर लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन कि पॉलीथीन से बनाई जाने वाली वस्तु, पॉलीथीन से बनाई जाती है प्लास्टिक की नली। डेक्रोन किस प्रकार का बहुलक है? डेक्रोन रेखीय है। ये सब क्वेश्चंस आपको जब आएगा पेपर में ग्रुप डी में तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या पूछा। आप देख रहे हैं अपना एक चैनल, है ना। अगला क्वेश्चन है रासायनिक संश्लेषण होता है, ये डेक्रोन में होता है। अभी अभी हम आपको बोल रहे थे कि आप लोग जानते ही नहीं होंगे कि ये सब क्वेश्चन क्या है। ये सब ना केमिस्ट्री का डीप क्वेश्चन है। आप अभी देख रहे हैं
स्टडी विद पंकज। आप लोग से मित्रों से ये है कि किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे नंबर हैं, आप हम पे 8295042388 पर आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, नोट्स चाहिए सब आपको मिलेगा। आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप लोग के लिए दिया गया है ना। अभी अभी हम ना CTET के लिए बैच एक लॉन्च किए हैं 2020-22 के लिए। आप लोग के लिए सब कुछ फ्री में मिलेगा, आप लोग इस पर मन लगा के पढ़िए जो भी है। अब आगे हम लोग मिलते हैं और अगला चैप्टर का नाम है उष्मा। क्या है? उष्मा। उष्मा के बारे में हम लोग जानते हैं। एक दिन में हम 2 चैप्टर आपको करवा रहे हैं, ध्यान से। लिखा हुआ है उष्मा के बारे में कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु को अपेक्षा कितनी गर्म अथवा ठंडा यह पता लगाने के लिए हमको स्पर्श करना पड़े, छूना पड़ता है। किसी वस्तु को उष्मीय विश्वसनीय माप ताप को मापा जाता है, नापा जाता है, उसको तापमाप यानी थर्मामीटर कहा जाता है। उसके उसमें हमारे शरीर में डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। लंबे समय तक बारीकी सामान कांच की विशेष एक नली होती है। इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा ऐसे रहता है, इसमें लिखा रहता है ना। इसमें परिसर इसके दिए हुए 37 डिग्री से 42 डिग्री तक का। आगे बढ़ते हैं हम लोग की प्रयोगशाला में प्रायः देखा गया कि 10 डिग्री से 110 डिग्री तक का ये माप नापता है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हमारा टेम्परेचर आपको पता ही है कि अपना टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। वास्तव में ये एक औसतन है। अगर हमें देखा जाए तो ये ना 36.9 के लगभग आता है, इसीलिए 37 किया गया है। अब आया क्वेश्चन कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर एक और है रीमर में 29.6 होता है। ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। केल्विन में 310 केल्विन होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं इसके बारे में, है ना। लिखा हुआ है वहाँ कि उष्मा सदैव उच्च से निम्न की तरफ प्रवाहित होता है। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उष्मा किधर जाता है। उष्मा की ये गुण है कि वो ऊंचा से निम्न की तरफ आएगा। एक वस्तु दूसरे वस्तु की ओर 3 प्रक्रमों से एक चलन, संवहन और विकिरण से गर्म होता है, पता लगाते हैं। आगे आया कि प्रायः चलन उष्मा स्थानांतरित होने के लिए ठोस पदार्थ होते हैं। द्रव तथा गैसों का संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है और स्थानांतरित के माध्यम से इसको विकिरण कहते हैं। अगला है इसमें कि उष्मा चालक पदार्थ में उष्मा अपने होकर आसानी से प्रवाहित हो जाता है, उसको चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालक, जिसमें आसानी से चल जाए। गहरे रंगे अपेक्षाकृत उष्मा को अवशोषित करते हैं। गहरा रंग, इसलिए सर्दियों में हमें, है ना, गहरे रंग पहनने में हमें सुखद लगता है, अच्छा लगता है। जबकि हल्के कपड़े पहनने में उसमें विकिरण का अधिकांश परिवर्तन कर देता है, इसलिए हमें गर्मी में हल्के रंग के कपड़े बड़ा आरामदायक लगता है। ठीक है, अब ये तो हम लोग जान गए मित्र। अब इस पे हमसे जुड़ी कुछ प्रश्न आप लोग जानेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से उष्मा का कुचालक, जिससे उष्मा प्रवाहित नहीं जा सकता। कहा था कि अगर करंट लगना तो लकड़ी का इस्तेमाल कीजिए, सूखी लकड़ी, एल्युमिनियम, तांबा, आयरन, ये सब क्या है? सुचालक, गुड कंडक्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव का शरीर में तापमान देखिए यहाँ लिखा हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में बोला जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर र्यूमर में पूछा जाए तो 29.6। अगर केल्विन में पूछा जाए, है ना, केल्विन में, तो केल्विन में 310 केल्विन होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें चेंज करने की एक विधि भी है, वो भी हम आपको लिखेंगे अभी। जल में स्थानांतरण कैसे होता है? जल में स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा था। अभी हम आपको बोल रहे थे कि लिखने के लिए कि C/9 / 5 + 32 इज कॉल्ड फ़ारेनहाइट। ठीक है, और इसी को उलट देंगे, यानी CF-32, है ना, गुना 5 / 9 इज इक्वल टू C। ये फार्मूला है, आप लोग इससे इसको चेंज भी कर सकते हैं, है ना। संवहन यहाँ पे हो गया, आप देख लिए, कर लिए। अब अगला ये संवहन हो गया। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि मौसम का तापमान ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। मौसम का तापमान के लिए अधिकतम ना न्यूनतम तापमापी इसको बोलते हैं, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर तो आपको पता चल ही गया,
कहाँ यूज करते हैं। अगला है कि ठोसों का स्थानांतरण करने के लिए हमें, जब ठोस है तो वो चालन द्वारा, विकिरण बिना छुए संवहन गर्म करके, है ना, तो आंसर हो जाएगा चालन द्वारा। डॉक्टरी थर्मामीटर के परिस्थिति की परिसर क्या होती है, आपको बताना है कि इसका परिसर क्या है, 35 से 42 डिग्री तक का है। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि डॉक्टरी थर्मामीटर के परास मीन्स एक पैमाना होता है, पैमाना क्या है, तो वो ना 35 डिग्री से, यानी कि देखिए सेल्सियस में 35 से 42 और फ़ारेनहाइट में 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे के क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में तापमापी का परिसर क्या है। ऑप्शंस आप देख लीजिए, है ना। ऑप्शन है प्रयोगशाला में है, प्रयोगशाला की बात हो रही है। प्रयोगशाला में नापने के लिए -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री प्लस में चाहिए। अब आगे के हम लोग चैप्टर्स के जुड़े, इसी के जुड़े कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहे हैं। ऊष्मा का संचरण होता है, ऊष्मा का संचरण ये तीनों विधियों द्वारा होता है, जैसे तापमापी, तांबे में, लोहे में, सब में होता है। अगला क्वेश्चन है कि ठोस में संचरण किस विधि से होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और मित्र देखते हैं यहाँ पे थोड़ा देर के लिए एक फैक्ट्स आया है कि चालन वह प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा के किसी भी वस्तु के सिरे के गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है, वो चालन कहलाता है। ठोस में ऊष्मा प्रायः चलता है प्रक्रम द्वारा, उसको स्थानांतरित ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा का कुचालक। ऊष्मा का कुचालक फिर से आपको आ गया, लकड़ी है ऊष्मा का कुचालक, आपको पता ही है। सुचालक कौन है, जिसमें आराम से जा सकता है, ऊष्मा का सुचालक। ऊष्मा का सुचालक लोहा है जिसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा करंट, ठीक है। कुचालक, अब यहाँ पे लिखा है कुचालक का समूह बताना है, कुचालकों का समूह। कुचालकों का समूह देख लीजिए, आप खुद समझदार हैं, ये तीनों कुचालक हैं और बाकी सारा चालक हैं। द्रवों को गर्म करने की विधि, द्रव को गर्म, द्रव मीन्स पानी, पानी को गर्म करने के संवहन से, कंडेंसेशन से, है ना। आगे बढ़ते हैं मित्र, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि समुद्र के किनारे चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं। जो समुद्र के किनारे चलता है उस पवन को हम लोग थल समीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थल समीर बोलते हैं, थल पवने बोलते हैं। समुद्र के, अगला क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन है समुद्र की ओर चलने वाली पवन। अब समुद्र की ओर चलने वाली पवन उसे भी थल समीर ही बोलते हैं। आगे के क्वेश्चन है, सूर्य तक पहुंचने में जो विधि होती है, सूर्य से पृथ्वी प्रकाश पे आता है, उसको विकिरण विधि बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई माध्यम की ज़रूरत है, विकिरण। देखिए लिख रहा है इसके लिए कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं पहुंचती है, ना किसी विकिरण है, ना लिख रहा है ऊष्मा का पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि किस रंग का अवशोषण की क्षमता सबसे ज़्यादा अधिक है, तो वो काला सबसे ज़्यादा अधिक करता है अवशोषण, है ना। अब आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज सर। आप लोग के छोटे छोटे बच्चे, बड़े, जो भी जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ऑल कॉम्पिटिशन्स के लिए ये है। मेरा नंबर है 8295042388। आप इस पे क्वेश्चन, आप जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी हेल्प चाहते हैं, आपकी सारी हेल्प किया जाएगा। कल आपके 5वां और 6ठा चैप्टर हम आपको करवाने का प्रयास करेंगे 7वीं क्लास के। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको समझ में आ रहा होगा। आपका दिन शुभ हो और मन लगा के पढ़ें और इसे फॉरवर्ड करें। हम अभी एक नया लॉन्च किए हैं होमवर्क CTET के लेके, CTET 2022, सब कुछ निःशुल्क उसमें पढ़ाया भी जाएगा। साइको, है ना, उसमें साइको, SST, मैथ और साइको सब कुछ में पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, उसका हम चाइल्ड साइकोलॉजी के साथ साथ शिक्षण शास्त्र भी पढ़ाएंगे, जिसको बोलते हैं। आपको आशा करते हैं कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, बताइए लोगों को जो घर से निकलने में असमर्थ हैं, उनके लिए, जो उनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं जो कोचिंग आ नहीं सकते, वो हमें फॉलो करें। मेरा होमवर्क है जो बिल्कुल फ्री है, ना के बराबर में। चलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरे साथ बने रहने के लिए।